Good morning students, welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two different topics of the running chapter number 2, the end of bipolarity. Your first topic is why did the Soviet Union disintegrate? जो सोवियत यूनियन था उसका विघटन क्यों हुआ था. सेकंड, consequences of disintegration, इस विघटन के परिणाम क्या निकले. So let us start our first topic. Why did the Soviet Union disintegrate? How did the second most powerful country in the world suddenly disintegrate? कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक से कैसे बिखर गई. This is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union and the end of communist. सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी द लास्ट पोलिटिकल सिस्टम टू कोलैप्स. ये कोई पहला या अंतिम राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी जो बिखर गई हो. वाइल देयर आर यूनिक फीचर्स, हालांकि इसके कई अलग अलग विशेषताएं भी थी ऑफ द सोवियत कोलैप्स. There may be more general lessons to be drawn from the very important case. लेकिन इसके विघटन के साथ इसके कारणों को जानकर हम उससे एक लेसन ले सकते हैं. There is no doubt, इसमें कोई संदेह नहीं है, that the internal weaknesses of Soviet political and economic institutions, कि सोवियत सिस्टम के अंदर राजनीतिक और आर्थिक कमियां थी, अंदरूनी कमजोरियां थी, जिसके कारण क्या हो गया था, ये भी एक बड़ा फीचर रहा था, डिसइंटीग्रेशन का रीज़न रहा था. विच फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम. ये सबसे बड़ा कारण जिम्मेवार था इस व्यवस्था के डिसइंटीग्रेशन होने में. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, आर्थिक पिछड़ापन, फॉर मैनी ईयर्स लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज. एक तो आर्थिक पिछड़ापन था और साथ साथ इसके साथ क्या हुआ था, और डेली यूज की जो चीज़ें थी उसमें भी काफ़ी कमी आ गई थी. एंड ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट, और सोवियत सोसाइटी का बहुत बड़ा जो एक हिस्सा था, मतलब जो बहुत बड़ा तबका था, जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, उन्होंने डाउट करना स्टार्ट कर दिया इसकी फंक्शनिंग के ऊपर, एंड क्वेश्चन द सिस्टम एंड टू डू सो ओपनली. और बाद में ये सारे डाउट्स है वो ओपन हो गए थे, मतलब जो इसके मेंबर्स थे उन्होंने इसके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया था. सो वाई डिड द सिस्टम बिकेम सो वीक. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इतना वीक हुआ कैसे सिस्टम, एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट, और आर्थिक व्यवस्था कैसे पिछड़ गई थी. सो द आंसर इज़ पार्शली क्लियर. जो इसका आंसर है वो कुछ स्पष्ट है. क्या, द सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज. जो सोवियत सिस्टम है उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा यूज किसके लिए किया था, और रिसोर्सेज थे, इन मेंटेनिंग ए न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सनल मीन्स वेपन्स, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम. जो सोवियत यूनियन है इन्होंने अपने ज़्यादा पैसे का और रिसोर्सेज का किसके लिए यूज़ किया था, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में, मिलिट्री के वेपन्स को बनाने में, सैटेलाइट सिस्टम, स्टेट का जो सैटेलाइट सिस्टम है उनको सेटअप करने में, वो भी इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, एंड विद इन द सोवियत सिस्टम द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर, एंड दिस लेड ए ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कॉप मीन्स टॉलरेट विद. इतना बर्डन बढ़ गया था इकोनॉमिकली कि जो सिस्टम था वो इस बर्डन को सहन नहीं कर पाया, टॉलरेट नहीं कर पाया. एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन, जो आम लोग, आम जनता थी, बिकेम मोर नॉलेजेबल, उनको काफ़ी नॉलेज मिल चुकी थी अबाउट इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट. सिस्टम वॉज बेटर दैन वेस्टर्न कैपिटलिज्म. लोगों को इस बात पता चल चुका था क्या, कि उनकी जो व्यवस्था है वो पश्चिम देशों की व्यवस्था से काफ़ी पिछड़ी हुई थी. एंड इन रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक. लेकिन उनको ये बताया जा रहा था कि वो वेस्टर्न से आगे हैं, बट इन रियलिटी जब उन्हें पता चला कि वो काफ़ी पीछे हैं तो उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा सदमा लगा. एंड द सोवियत यूनियन हैड बिकेम स्टेगनेंट. अब ये आर्थिक व्यवस्था से पिछड़ा कैसे,
in an administrative and political sense as well. The Communist Party that had ruled the Soviet Union over 70 years, कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल सोवियत यूनियन पर राज किया, वॉज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल, ये लोगों के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही थी, इसने लोगों को ऑर्डिनरी पीपल्स को पहचानने से मना कर दिया था. सो ऑर्डिनरी पीपल वर alienated by slow and shifting administration and rampant corruption. इस टाइम क्या था, सोवियत यूनियन में करप्शन काफ़ी फैला हुआ था एंड द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक, और जो सिस्टम था इसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा था, मतलब सिस्टम इस योग्य नहीं था कि इसमें कोई सुधार किया जा सके. इट हैड मेड द अनविलिंगनेस ऑफ टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट. होना क्या चाहिए था कि सरकार को ओपननेस लेके आनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कुछ भी ओपन नहीं किया, लोगों को फ्रीडम नहीं दी थी. एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द वास्ट लैंड, इतना जोग्राफिकली अगर आप देखते हो तो यूएस जो सोवियत यूनियन था बहुत बड़ा था, ठीक है, इतने रिपब्लिक्स जुड़े हुए थे इसके साथ. उसके बाद भी इसमें क्या था, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, ये भी सबसे बड़ा रीज़न रहा. एंड वर्स स्टिल द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मीन्स ऑब्टेन गेट मोर प्रिविलेज मीन्स स्पेशल राइट. जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिसर्स थे, उनको स्पेशल राइट मिले हुए थे देन ऑर्डिनरी सिटीजन, सामान्य लोगों की बजाय. एंड पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing. लोग अपने आप को इस सिस्टम के साथ और रूलर्स के साथ लिंक नहीं कर पा रहे थे, तो जिसके कारण क्या हुआ, सरकार की जो सपोर्ट थी वो वहाँ से चली गई. मतलब कि लोगों ने सरकार को सपोर्ट, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही बंद कर दिया था. मिखाइल गोर्बाचेव्स रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स. मिखाइल गोर्बाचेव के जो सुधार थे वो इस बात का वायदा था कि वो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन कर देगा. गोर्बाचेव प्रॉमिस्ड टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, उसने वायदा भी किया था लोगों से कि वो अर्थव्यवस्था को सुधार देगा. एंड कैच अप विद द वेस्ट, और वेस्ट के बराबर को ला के खड़ा कर देगा. एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें उसको कुछ ढीला किया जाएगा, मतलब कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी लोगों को. And you may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem. अब हैरानी इस बात से होती है हमें कि एक्चुअली गोर्बाचेव नो वेरी वेल व्हाट वाज द रीज़न फॉर द अनपॉपुलैरिटी ऑफ सोवियत यूनियन अमंग द पीपल, कि डे बाय डे सोवियत यूनियन लोगों के बीच में अलोकप्रिय क्यों हो रहा है, सब कुछ पता चल गया था उसको, इसका रीज़न क्या है. हियर इज़ वेयर उसने कुछ रूल्स, कुछ रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट भी किया, प्रयास भी किया, अटैम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म, सुधारों को लागू करने की कोशिश भी की. हेयर इज़ वेयर द आंसर बिकेम मोर कंट्रोवर्शियल. यहाँ पे जो आंसर और कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि वी हैव टू डिपेंड ऑन फ्यूचर हिस्टोरियंस टू गाइड अस बेटर. हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, हिस्टोरियंस के ऊपर, कि वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेगी. रीज़न क्या रहा इसका. द मोस्ट बेसिक आंसर सीम टू बी दैट, सबसे जो आधारभूत जो इसका इस प्रश्न का उत्तर वो ये है कि गोर्बाचेव कैरिड आउट हिज रिफॉर्म एंड लूजन द सिस्टम. उसने क्या किया, रिफॉर्म्स को लागू भी किया और सिस्टम में कुछ रिलैक्सेशन भी दी. एंड ही सेट इन मोशन फोर्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट फ्यू कुड हैव प्रेडिक्टेड एंड बिकेम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल. लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, उनको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो गया था. देयर वर सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी, एक सोवियत सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका था विच फेल्ट, जिन्होंने महसूस किया कि गोर्बाचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर, कि उसे अपने सुधार तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने चाहिए. एंड वर डिसअपॉइंटेड, वो निराश थे, हताश थे. वो कहते, उन्होंने ये सोचा गोर्बाचेव जो है वो धीरे धीरे सुधारों को लागू कर रहा है. एंड इम्पेशेंट, उनकी जो टॉलरेंस पावर थी वो खो चुकी थी with his methods, so they did not benefits. अब you know very well कि अगर कोई सिस्टम काफ़ी टाइम से स्टेगनेंट हुआ पड़ा है, पिछड़ता जा रहा है, तो अगर आप उसमें रैंडमली कोई मेथड यूज़ करते हो, सोचते हो कि 100% रिजल्ट मिलेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता. ऐसे मिखाइल गोर्बाचेव के साथ भी हुआ था. सो दे डिड नॉट
बेनिफिट इन द वे दे हैड होप। तो लोगों ने सोचा था जिस तरीके से उन्हें बेनिफिट होगा, एक्चुअली वैसा कोई बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि उसमें करप्शन टॉप लेवल पे था सोवियत यूनियन में, और गोरबाचेव ने कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट भी किए थे। सो एंड और दे आर बेनिफिटेड टू स्लो, उन्हें बेनिफिट तो हुआ लेकिन धीरे धीरे बेनिफिट हो रहा था। और अदर्स स्पेशली मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम, और कुछ लोग वो भी थे जो जिन्होंने काफ़ी टाइम से यूएस सोवियत यूनियन की सेवा कर रहे थे, सर्विस में थे। एंड टुक एग्जैक्टली द अपोजिट व्यू, उन्होंने भी क्या अपने अपोजिट व्यूज़ एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दी लोगों के सामने। उन्होंने महसूस किया, दे फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेज, उनकी जो शक्ति है और उनकी जो स्पेशल राइट्स हैं वर एरोडिंग, उनसे छीने जा रहे हैं। एंड गोरबाचेव वॉज मूविंग टू क्विकली, उन्होंने ये सोच लिया कि मिखाइल गोरबाचेव को ज़्यादा ही तेज़ी दिखा रहे हैं काम करने में। एंड इन दिस टग ऑफ वॉर, इस खींचातानी के खेल के अंदर गोरबाचेव लॉस सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स, गोरबाचेव का जो सपोर्ट थी वो हर तरफ से जाती। कॉमन जो ऑर्डनरी पीपल थे वो खुश नहीं थे, वो कह रहे थे कि स्पीड बढ़ानी चाहिए इसको रिफॉर्म्स की, और जो पार्टी मेंबर्स थे वो कहते कि स्पीड कुछ ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं तो उनके स्पेशल राइट छीने जा रहे हैं, तो इसलिए वो भी अगेंस्ट हो गए गोरबाचेव के, और कॉमन जो पीपल थे वो भी अगेंस्ट हो गए थे। एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन एंड इवन दोज हु वर विद हिम, जो उसके साथ थे, बिकेम डिसइल्यूजन, उन्होंने वो भी क्या हो गए, वो भी भ्रमित हो गए, उनको भी क्लैरिटी नहीं थी। एज दे फेल्ट दैट ही डिड नॉट एडुकेटली डिफेंड हिज ओन पॉलिसी, उन्होंने ये मान लिया कि गोरबाचेव में कॉन्फिडेंस की कमी है और वो अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड नहीं कर पा रहे लोगों के सामने। सो ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स, सिर्फ इसी कारण से इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था सोवियत यूनियन का, बट फॉर अनदर डेवलपमेंट, कुछ और विकास भी था। दैट सरप्राइज्ड मोस्ट ऑब्जर्वर एंड द इंडीड मैनी इनसाइडर, अब कुछ लोग अंदर ही अंदर सिस्टम को ख़राब किए जा रहे थे, और कुछ रीज़न और रहे, वो क्या है, फर्स्ट है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय हो गया। अब राष्ट्र की भावना आ गई। अब पहले 15 रिपब्लिक्स इकट्ठे काम कर रहे थे तो किसको प्रमोट कर रहे थे, नेम किसका हो रहा था, यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का। अभी सबने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि अगर हम अपने देश के लिए काम करेंगे तो हमारे देश का नाम होगा, ना कि सोवियत यूनियन का काम होगा। क्लियर। सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मीन्स क्या होता है, प्रभुसत्ता, मीन्स व्हेन यू हैव अथॉरिटी, जब आपके पास अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, जब अपने देश के बारे में आंतरिक और बाहरी मुद्दों पर कोई फैसला ले सकते हो। विद इन वेरियस रिपब्लिक्स, कई जो रिपब्लिक्स थे, गणराज्य थे, उनके अंदर ये सॉवरेनिटी की भावना फैल गई, इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया, इन सब के अंदर यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूव टू बी द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब इन सब में जब नेशनलिज्म फैल गया तो इन्होंने सबने यूएसएसआर से अलग होना स्टार्ट कर दिया। सो इससे क्या हो गया, यूएसआर डे बाय डे वीक होता चला गया। एंड हेयर अगेन देयर आर डिफरिंग व्यूज़, इसके अलावा भी कुछ और व्यूज़ हैं। वन व्यू इज़ दैट नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने विचारधारा दी, महसूस किया वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन एंड द वेदर और नॉट द रिफॉर्म हैड अकर्ड देयर वुड हैव बीन एन इटर्नल स्ट्रगल, बल्कि सिर्फ नेशनलिज्म नहीं था बल्कि उसके अंदर तो एक संघर्ष था, स्ट्रगल कंटिन्यू चल रहा था सिस्टम के अंदर। एंड दिस इज़ द व्हाट इफ़ ऑफ हिस्ट्री, बट श्योरली इट इज़ नॉट अनरीजनेबल। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की जो भावना है वो सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी ही थी, चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष तो चलना ही था। और यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए यह सोचना भी असंगत नहीं है, क्योंकि उसका जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था और विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी सोवियत सिस्टम के अंदर। इट्स ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम, जिससे डे बाय देखो जहाँ पे जितना ज़्यादा साइज़ होगा मींस क्या होगा कि अगर वहाँ पे कई कंट्रीज़ एक साथ जुड़ गई हैं तो मतलब क्या साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ गया है,
सोवियत यूनियन के साथ वैसा कुछ हुआ था। जब इतने डिफरेंट कंट्रीज़ ऐड हो रही हैं तो सबके व्यूज़ भी डिफरेंट होंगे, एक्सपेक्टेशन भी सभी की डिफरेंट होंगी, आकांक्षाएं भी सबकी अलग अलग होंगी। सो अदर थिंग्स दैट बाकी लोग ये सोचते थे कि गोरबाचेव्स रिफॉर्म स्पीडिड अप, कि उसको और ज़्यादा तेज़ी से सुधार करने चाहिए थे। एंड इंक्रीज़ नेशनलिस्ट, जिस तरीके से सुधार किए उससे किस चीज़ की भावना बढ़ी, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। और साथ में क्या हुआ, डिससेटिस्फिकेशन टू द पॉइंट दैट द गवर्नमेंट एंड रूलर्स कुड नॉट कंट्रोल इट, कि जो सुधार हुए, सुधारों से क्या हुआ, सबके अंदर नेशनलिज्म फैल गया और वो इस स्पीड से फैल गया कि बाद में उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। और इस कंट्रोल न होने के कारण क्या हो गया, ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बन गया डिसइंटीग्रेशन के लिए। एंड आयरनिकली, विडम्बना क्या है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मैनी थॉट दैट, कई लोगों ने सोचा शीतकाल के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान, दैट नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी स्ट्रोंगेस्ट इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कि जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बीच में होगी, मतलब मध्य एशियाई गणराज्यों में सबसे ज़्यादा होगी। गिवन देयर व्यूज़, गिवन देयर एथनिक, क्योंकि उनकी जो कल्चर वो डिफरेंट था, रिलीजन डिफरेंट था इस वजह से रेस्ट ऑफ द सोवियत यूनियन से। एंड देयर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो वो काफ़ी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। हाउएवर, हालांकि एज दिस टर्न आउट नेशनलिस्ट हुआ बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे नेशनलिज्म नहीं फैला, और नेशनलिज्म फैला कहाँ पे, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन की नहीं थी, मींस डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। और डेवलपिंग कंट्री कौन कौन सी थी, यूरोपियन एंड प्रोस्परस पार्ट लाइक रशिया, बाल्टिक एरियाज, एज वेल एज यूक्राइन, जॉर्जिया। इन रिपब्लिक्स के बीच में नेशनलिज्म ज़्यादा फैल गया था। एंड ऑर्डिनरी पीपल हेयर फेल्ट alienated from the Central Asian and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet system. इसके अलावा इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव भी घर कर गया था, विचारधारा आ गई थी कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल करने के कारण उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसके कारण वो इतना इकोनॉमिकली टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो सोवियत यूनियन से अलग हो जाना ही बेटर है। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न रहा। अगर ये बैकवर्ड कंट्रीज़ को ऐड ना करते तो शायद इसका डिसइंटीग्रेशन भी ना होता। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, मिखाइल गोर्बाचेव, लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन 1985 टू 1991, 1991 तक लीडर रहे थे। इन्होंने 2 पॉलिसीज़ इनिशिएट की थी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म किए थे। फर्स्ट थी पेरेस्ट्रोइका, में रिस्ट्रक्चरिंग, द्वारा सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया गया था। एंड ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस, सेंसरशिप को बैन कर दिया गया था। एंड स्टॉप द आर्म रेस, हथियारों की रेस को बंद कर दिया था। पहले अमेरिका के साथ हथियारों रेस के पीछे क्रेजी थे दोनों ही। एंड विद यूएस एंड विदड्रॉ सोवियत ट्रॉप्स, और इसने क्या किया था, सोवियत सेनाओं को वापस बुला लिया था अफगानिस्तान से। ईस्टर्न यूरोप हेल्प्ड इन यूनिफिकेशन, और साथ में इसने क्या किया था, हेल्प की थी जर्मनी के यूनिफिकेशन में। पहले जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था ईस्ट और वेस्ट में, बाद में जर्मनी की जो बाद में यूनिफिकेशन कर दिया गया था, एकीकरण कर दिया गया था। एंड एंडेड कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर को भी ख़त्म कर दिया गया। एंड ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, और इसी को ब्लेम किया गया था किसके लिए, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए। सो हेयर इज़ द टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. You will read this timeline. It is very compulsory. It is very important to understand the chain system of the disintegration. So dear student, today you will listen it twice and thrice to understand the disintegration of Soviet Union, and in next video we will discuss the consequences of disintegration. So till then, thanks and have a nice day.